हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रेनी क्रू क्लासेस में। सो मेरा नाम विकास। प्रीवियस क्लास में हमने क्या था, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, बट इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व की थी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके बाद के टॉपिक्स की वीडियो 1 बाय 1 आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको देखना है व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हो चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पे है तो वो कोई ना कोई फोर्स फील करेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन कोज होगा बॉडी में, वो है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जनरली हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर जी के साथ, और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की हम मान के चलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अगर इजी करना है तो हम क्या ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेके इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अराउंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू मानते हैं। अब ये जी की वैल्यू आती है कहाँ से? अब जैसे हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स की वजह से प्रोड्यूस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फॉर कांस्टेंट मास, अगर किसी बॉडी का मास हमारे पास कांस्टेंट है तो उस केस में हम बोलते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास फोर्स हो गया। साथ के साथ फोर्स आल्सो क्या होता है हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स, कि वो क्या होगा? कैपिटल जी स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास? रेडियस ऑफ अर्थ। अगर वो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ लिखा है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस केस में जो पुल लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ही लग रहा होगा उसके ऊपर। इसलिए हमारे पास जो फोर्स होगा वो ये होगा। तो ये फोर्स भी है और ये फोर्स भी, दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर मैं नाम देता हूँ 1 and 2, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। और इसलिए मैं बोलूंगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया? कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल एंड दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल जी डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। या फिर एक ही जगह अगर मैं जी नोट करता हूँ तो हमारे पास होगा कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें लास्ट में एक्सप्रेशन मिला है, तो यहाँ से हमें देख के पता चल सकता है कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू जी, कांस्टेंट जी, मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो जी हमारे पास है, जी इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका क्या मीनिंग है कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास एक एलिफेंट है कुछ हाइट पे अर्थ की, और उसी एलिफेंट के साथ हमने क्या रख दिया? एक साथ में एक चूहा रख दिया। जो भी होता है कि एलिफेंट गया चूहे की शादी में, चूहा ने उसको बुलाया, इस तरह से मान लेते हैं एलिफेंट और चूहा स्पेस में कहीं घूम रहे, कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर एलिफेंट को और उस चूहे को एक साथ में अर्थ के ऊपर छोड़ देता हूँ, मतलब उसको क्या होता है, वो अर्थ क्या करेगी? उसको अट्रैक्ट करेगी दोनों को। अगर मैं मान लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई भी एयर नहीं है, कोई भी ड्रैग नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उस केस के अंदर तो जो ये चूहा है और जो ये एलिफेंट है, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एलिफेंट का मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ जो भी हमारे पास जो चूहा है उसके मास के क्या होगा? बहुत ही कम होगा। बट फिर भी क्या होंगे? दोनों सेम एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट्स ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ऑब्जेक्ट के सेंटर और ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है।
सो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर मेरे को इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब हमें पता है कि जो अर्थ है उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी। सो हमें पता है कि जो मास होता है, मास को क्या बोलते हैं, मास होता है हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये होता है हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो अर्थ की डेंसिटी हम मान लेते हैं रो कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा 4/3, क्योंकि अगर अर्थ को हम कंसीडर करते हैं एक स्फीयर, इवन दो इट इज नॉट, बट अगर कंसीडर करते हैं अर्थ हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r, तो 4/3 क्या हो जाएगा πr³ हमारे पास क्या हो गया, इट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो इस एक्सप्रेशन में हम अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा कैपिटल G, इंस्टेड ऑफ राइटिंग m आई विल राइट रो इनटू 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय r²। सो r² से r² कैंसिल, और वी हैव द एक्सप्रेशन कैपिटल G रो 4/3 πr। सो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे अगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास स्मॉल g है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि यहाँ पे g कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट 4/3 एंड पाई इज आल्सो कांस्टेंट। सो g किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली रेडियस ऑफ अर्थ या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे। सो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंसीडर कर लेते हैं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g फॉर अ प्लैनेट whose साइज इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ बट द डेंसिटी ऑफ द ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। एक दूसरा प्लैनेट है जिसका साइज क्या है, अर्थ के साइज के ही सेम है, मतलब उसकी रेडियस क्या है, बिल्कुल अर्थ की बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंट क्या है उसका, उसकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो उस केस में उसकी जी डैश की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। सो अभी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमारे पास क्या था, सॉरी हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, कैपिटल G 4/3 पाई नहीं था, हाँ पाई रो r। ये क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब हमारे पास अर्थ के केस में तो डेंसिटी हमारे पास इतनी थी, अगर मान लेते हो कि अर्थ के केस में हम मान लेते हैं लेट्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, अगर मैं मान लेता हूँ इट इज रो, तो ये क्या होगी, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी 9.8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 9.8 होगी। अब दूसरे जो प्लेनेट पे है, अगर मान लेते हो अगर दूसरा प्लेनेट है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कैपिटल G 4/3 पाई, एंड डेंसिटी क्या है उस पर ट्वाइस ऑफ अर्थ है, तो ये क्या हो गया 2 रो होगा, इनटू रेडियस क्या होगी सेम एज ऑफ अर्थ होगी, साइज क्या है बिल्कुल सेम है, तो GP की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, अगर मैं बाहर ले आता हूँ तो इट इज इक्वल टू G 4/3 पाई रो r। सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है क्या है बिल्कुल ये सेम ही है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या था हमारे पास 9.8, तो 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास क्या हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा उस प्लैनेट पे एक्सेलरेशन। सो किसी प्लैनेट की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उस केस में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो अगर डेंस हमारे पास प्लैनेट है तो उस पर क्या हो गया, हमारा वेट भी क्या होगा, बहुत ही हैवी हो जाएगा, ज्यादा फील करेगी। सो जो g की जो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कहते हैं, सपोज हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं, बट इसकी वैल्यू में जो वेरिएशन आते हैं उसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो हमारे पास टोटल 4 या 5 फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आता है, उसकी हाइट पे आता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो g की वैल्यू में जो वेरिएशन आता है किसकी वजह से, हाइट और द एल्टीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो कैसे आता है उसको देखते हैं। तो अगर ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है
ये क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कैपिटल आर। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर हाइट पे प्लेस करता हूं और उस ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर करता हूं स्मॉल एम एंड अर्थ का मास कैपिटल, सो उस केस के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट हाइट एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं मान लेता हूँ ये जी डैश होगी, एंड द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी हमारे पास, जी होगी, नॉर्मल जी। सो हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और जी डैश की जो वैल्यू होगी क्या होगी, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय, अब यहाँ पे डिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया, आर नहीं रहा, क्या हो गया, आर प्लस एच हो गया, आर प्लस एच स्क्वायर। सो ये हमारे पास जी डैश की वैल्यू आ गई। अब जी डैश की वैल्यू हम लिख लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ, इसकी वैल्यू में पता 9.8। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल जी को एलिमिनेट करेंगे, तो कैपिटल जी कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम, और इस वैल्यू को पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो एम कैंसिल आउट एम, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा, सॉरी ये जी नहीं आएगा, जी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया था पहले। सो जी डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गया हमारे पास जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आर प्लस एच होल स्क्वायर के अंदर अगर मैं आर कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, आर अगर मैंने बाहर ले लिया आर प्लस एच होल स्क्वायर के, तो हमारे पास बचेगा खाली आर स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर, r square cancel out this r square and we now have the expression g, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लाने पे पावर हो जाएगी 1 प्लस एच आर रेज टू पावर -2। सो ये क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। बट अगर हमारे पास कंडीशन है, इफ, क्या कंडीशन है कि इफ h इज मच मच स्मॉलर देन r, कि जो h की वैल्यू, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की रेडियस की कंपैरिजन में काफी छोटा है, अगर बोलोगे 100 किलोमीटर, 200 या 500 या 1000 किलोमीटर भी, क्योंकि अर्थ की रेडियस कितनी है, अराउंड 6400 किलोमीटर, तो एज कम्पेयर टू, मतलब h की वैल्यू क्या अगर छोटी होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो h बाय r है, अगर मैं h डिवाइड करता हूँ r से, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, इट इज स्मॉलर देन 1। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n एंड इफ x इज स्मॉलर देन 1, सो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस n रेज n x। सो सिमिलरली हमारे पास जो पावर हो जाएगी, अगर h काफी छोटा और h बाय r इज स्मॉलर देन 1, तो हमारे पास g डैश की वैल्यू हो जाएगी उस केस के अंदर 1 माइनस 2 h बाय r, ये -2 क्या आ गया, पावर हो गई, और ये आ गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। सो न्यूमेरिकल्स भी इसी बेस पे आते हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स में अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ काफी छोटी है, तो हमें क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और अगर हमारे पास दिया है कि अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है अराउंड 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, ऊपर वाला, क्योंकि उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी नहीं आएगी, मतलब आसपास, मतलब उससे कंपेरेबल रहेगी, तो वहां पे हम एक्सपेंशन यूज नहीं कर पाएंगे। सो ये क्या था हमारे पास, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास आता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उस किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे अर्थ की सरफेस में मैं लेके जाता हूँ, अगर ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, अर्थ है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
अगर बोलो कि ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है डेप्थ टी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो क्या था हमारे पास, ये तो जी था, यहाँ पे जेड डी पे क्या होगा, जी डैश कंसीडर कर लेते हैं। सो अगर ये डी है और तो ये डिस्टेंस हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ये वाला क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जो पूरा डिस्टेंस ये तो क्या हमारे पास आर है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हमारे पास, ये है आर। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ये होगा आर माइनस डी होगा, ये वाला डिस्टेंस। सो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है तो उस पे जो पुल लग रहा होगा वो इस मास की वजह से लग रहा होगा, क्योंकि ऊपर का मास तो उसे पुल नहीं लगेगा, सेंटर जो ट्रैक्ट फोर्स लगा रहा है वो इसकी वजह से लग रहा होगा। सो अगर जो ये हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट जो इतना एरिया है ये क्या उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल लगा रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा। सो इस केस के अंदर अगर बोलो कि जी डैश की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है वो खाली ये वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट का जो मास है मैं एम डैश कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम डैश डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है पार्टिकल ऑब्जेक्ट के बीच में और सेंटर के बीच में आर माइनस डी, ये हो जाएगा आर माइनस डी होल स्क्वायर। अब जो ये एम डैश है इसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं डेंसिटी लिखना चाहूँ तो हमारे पास पता है कि एम डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, एम डैश होगा डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इस पर्टिकुलर रीजन का जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास क्या होगा 4/3 पाई आर माइनस टी होल क्यूब, ये क्या होगा हमारे पास एम डैश का मास। अच्छा, और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या था, कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जानी है जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एम। अब जो मास ऑफ अर्थ है ये क्या होगा हमारे पास, इट कैन आल्सो रिटन एज जी आर स्क्वायर, ये होगा डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ और कैपिटल जी की वैल्यू इसमें पुट करने पे हमें जी डैश मिलेगा, जी डैश हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं कैपिटल जी की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय एम डैश विच इज रो 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब डिवाइड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें कैंसिल आउट करते जो वैल्यू कैंसिल होती है, रो से रो कैंसिल, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये 3 कैंसिल एंड आर माइनस डी होल स्क्वायर से ये 3 कैंसिल। सो जी डैश की जो वैल्यू हमारे पास फाइनल बचेगी वो बचेगी जी डिवाइड बाय आर एंड मल्टीप्लाई बाय आर माइनस डी, या फिर जी डैश इज इक्वल टू जी आर डिवाइड बाय आर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस डी बाय आर, ये आ गया हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। सो अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे पास डेप्थ है डी अगर वो हमारे पास आर के इक्वल है, मीनिंग क्या है यहाँ पे डी इक्वल टू आर हो गया, अगर मतलब कि जो डेप्थ हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गई, तो उस केस के अंदर डी डिवाइड बाय आर, आर बाय आर क्या हो गया 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0, जो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो इससे मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। क्लियर। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगी हमारे पास 0 होगी। और अगर मेरे को एक यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हो कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ between the acceleration due to gravity and the object distance, अगर ये हमारे पास अर्थ है
और जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। मीनिंग क्या है, हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर, एट द सरफेस ऑफ इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, जी क्या था हमारे पास, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और एट द आउटसाइड सरफेस जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ग्राफ क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक तो क्या थी, जी की वैल्यू जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, देखो सबसे मिनिमम क्या होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो उस केस में जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम कहाँ होगी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पे जो आर की वैल्यू अगर आर के कैपिटल आर के इक्वल होगी, अगर ये हमारे पास रेडियस। उसके बाद क्या होगी, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। सो ये क्या है, एट द इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, देन आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें डाउट है तो यू कैन राइट डाउन ऑन कमेंट्स, आई कैन एक्सप्लेन इट लेटर आल्सो। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो फैक्टर आता है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, कि अर्थ के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू के अंदर डिफरेंस आता है, किस पे आता है, शेप ऑफ द अर्थ पे भी आता है। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो अर्थ है हमारे पास, इट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, इट इज जियोइड, इस टाइप की शेप होती है, एक पिच के बॉल की जैसी। तो उस केस के अंदर जो हमारे पास रेडियस एट इक्वेटर है और रेडियस एट पोल्स है, उन दोनों में डिफरेंस है। सो ये वाला डिस्टेंस है तो हमारे पास ये हमारे पास रेडियस एट इक्वेटर एंड दिस इज रेडियस एट पोल्स। सो यहाँ से देख के हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल। और अभी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे क्या होगा इनसाइड द सरफेस, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि जैसे जैसे क्या होगी, रेडियस इंक्रीज होगी, तो इस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास ज्यादा रेडियस होगी तो उस केस में ग्रेविटेशन पुल भी क्या होगा, हमारे पास कम होगा। और जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा, और जितनी ज्यादा कम रेडियस उतना क्या होगा, कम ग्रेविटेशन पुल। सो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो अगर आप पोल्स पे हो, अंटार्कटिका पे अगर आप खड़े हो और आप अगर यहाँ पे इंडोनेशिया से अंटार्कटिका की तरफ ट्रैवल करते हो तो आपका मास क्या होगा, इंक्रीज, सॉरी मास नहीं, आपका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे जैसे ऊपर जा रहे हो g की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो एज वी मूव towards the poles of earth, from the equator, x value of g, या फिर बोल सकते हो वैल्यू ऑफ, नहीं सिंपली लिख दो कि वेट आवर वेट विल इंक्रीज, हमारा वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कि अगर हम क्या जाते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ। सो अगर आप काफी दुबले पतले हो, खाया पिया आपके लगता नहीं है, यू कैन मूव टुवर्ड द पोल्स, वहां जाके आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। बट एक इस कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम आई कि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे कि पोल्स और इक्वेटर के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो डिफरेंस आ रहा था, कि कुछ पर्टिकुलर आना चाहिए था, कि मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, कि हमने देखा कि इसकी कैलकुलेशन इतनी थी तो इसकी कैलकुलेशन इतनी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जी की वैल्यू और जी की वैल्यू यहाँ पे जो भी थी इक्वेटर पे और पोल्स पे, तो जो डिफरेंस आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था, बल्कि इसकी वैल्यू क्या थी, जितनी वैल्यू आनी चाहिए उससे ज्यादा मिल रही थी एक्स्ट्रा। अब उस वैल्यू के एक्स्ट्रा आने का रीजन क्या था हमारे पास, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या करेगी, इस जी की वैल्यू पे इंपैक्ट आती है। तो इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वेरिएशन जी इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ।
कि जी की वैल्यू पे क्या होती है, अर्थ की रोटेशन का भी इम्पैक्ट होता है। तो हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, कि अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो सपोज कर लेते हैं अर्थ रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है, सो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसका मास m है तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। अगर ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ से लेके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सो इस केस के अंदर जो इस पे पुल लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स फील होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो क्या कर रहा है, किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। वो क्या करेगा, उस फोर्स को बाहर की तरफ खींचेगा। तो ये क्या हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारे पास, mv² डिवाइड बाय r। अब r क्या है यहाँ पे, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। v क्या यहाँ पे वेलोसिटी, m क्या यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उस केस के अंदर अगर ये हमारे पास रेडियस एट इक्वेटर है ये वाला, तो यहाँ पे कोई एंगल थीटा मिलेगा हमें। तो ये थीटा है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा। इसको कंपोनेंट अगर मैं डिवाइड करूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये एफ जी, अगर ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ जी कोस थीटा। सो यहाँ पे जो ये डब्ल्यू है, जो हमारे पास बॉडी का वेट है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और जो एफ जी कोस थीटा ये इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पे किस बॉडी का जो इफेक्टिव वेट होगा, अगर यहाँ पे जो वेट है, जो इफेक्टिव वेट फील होगा उसको, वो क्या होगा हमारे पास इफेक्टिव, जो हमारे पास इफेक्टिव वेट होगा इट इक्वल टू W माइनस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कोस थीटा। क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे mv²/r। तो इन टर्म्स ऑफ इसकी अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास mr ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो वैल्यूज पुट करेंगे हम सारे। अब वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है हमारे पास mg माइनस fg की वैल्यू क्या थी mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। वेट इफेक्टिव क्या होगा हमारे पास m g डैश। g क्या डैश क्या है, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉडी को फील हो रही होगी जो इस पॉइंट पे रखी हुई है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो हमारे पास m यहाँ पे भी है तो m से m कैंसिल। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बता है g इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। अभी तो क्या है r इन टर्म्स ऑफ यहाँ से जो एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस था, बट हमें तो निकालना है इन टर्म्स ऑफ द रेडियस एट इक्वेटर, ये वाला डिस्टेंस के टर्म्स में निकालनी है। सो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ और ये क्या हमारे पास रेडियस है, इस पर्टिकुलर अगर मैं इस ट्राइंगल को द्वारा क्या करता हूँ ड्रॉ करता हूँ, तो ये रेडियस है, ये r था और ये एंगल क्या था थीटा था। तो वी नो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये थीटा है, ये हमारे पास बेस और ये हाइपोटेनियस, तो इट इज इक्वल टू r बाय r एंड हियर वी कैन राइट r इज इक्वल टू r cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास g डैश की वैल्यू आ जाएगी g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, सॉरी नॉट r, कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर o स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। एक तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी पे, साथ के साथ एंगल थीटा पे, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो अगर मान लो अगर बोल लो कि एट द इक्वेटर के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ प्लेस करा हुआ है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड वी नो cos 0 इज 1।
तो हम बोल सकते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज cos 0 इज 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारे पास एट द इक्वेटर। एंड एट द पोल्स के ऊपर हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस 90 इज 0, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, -0। तो हम बोल सकते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू जी, तो मतलब जो जी डैश की वैल्यू क्या हो रहेगी, सेम ही रहेगी ऑन द पोल्स। तो पोल्स पे जो जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट ऑन द इक्वेटर इट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और प्रीवियस वीडियो को देखने मतलब कि प्रीवियस टॉपिक को समझने के लिए जो ग्रेविटी के बारे में था, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को जाके चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।